हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। तो क्लास हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि बात चल रही है सेल के बारे में। तो सेल ऑर्गेनेली हमारा टॉपिक आज का रहेगा। हम सेल ऑर्गेनेली स्टार्ट करेंगे, उससे पहले जो हमारे प्रीवियस टॉपिक हैं एक बार आप लोग उनको देख लेंगे और रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, ये सारे प्रीवियस टॉपिक हमारे हैं। कहीं पर अगर आपको डाउट है, कोई टॉपिक आपको फिर से पढ़ना है, तो आप पूछ सकते हैं। नोट्स जो हैं वो प्रॉपरली बनाएंगे आप लोग। तो सेल मेम्ब्रेन की बात हो गई थी। ठीक है, आपने सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली पढ़ लिया है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस, यहाँ पे जिसको हम हेडक्वार्टर ऑफ सेल भी कहते हैं। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हमने समझा, स्ट्रक्चर की बात हमने की। न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो मेम्ब्रेन से बना होता है, जिसका नाम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस के अंदर जो एक लिक्विड पोर्शन होता है, एक तो है बाहर साइटोप्लाज्म जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है। दूसरा आता है कि जो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को कंबाइंडली हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है और पूछा भी गया है कि क्या प्रोटोप्लाज्म को हम साइटोप्लाज्म कह सकते हैं, या क्या प्रोटोप्लाज्म को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह सकते हैं। हमने कहा नहीं, हम प्रोटोप्लाज्म तब कहेंगे जब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म बनता है, तो उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस अगर हम देखें तो ये हम कर चुके हैं, एक बार देख लेते हैं क्या क्या फंक्शन। हमने कहा इट कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो भी चयापचय संबंधी गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित करता है। इट ब्रिंग्स अबाउट ग्रोथ ऑफ सेल बाय डायरेक्टिंग द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, यानी कि संरचनात्मक प्रोटीन के संश्लेषण को निर्देशित करके कोशिका की वृद्धि को बढ़ावा देता है। इट टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम के निर्माण में भाग लेता है। इट रेगुलेट सेल साइकिल, यानी कि कोशिका चक्र को नियंत्रित करता है। इट कंटेन्स जेनेटिक information and concerned with the transmission of a hereditary trait from one generation to another। इसमें आनुवंशिक जानकारी होती है और यह वंशानुगत लक्षणों को के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरण से संबंधित है। तो ये फंक्शंस हैं न्यूक्लियस के, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। साइटोप्लाज्म भी हमने पढ़ लिया है, जिसको कोशिका द्रव कहते हैं। चलो, टॉपिक यहाँ से शुरू होता है सेल ऑर्गेनेलीज, और सेल ऑर्गेनेली को हम कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, कोशिकांग। अब सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होंगे, जैसे कि वापस अगर आप सेल के डायग्राम में जाओ, जब प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, अंतर पढ़ेंगे, तब हम दो सेल्स को एक साथ रखेंगे और तब वहां पर उनको उनके डिफरेंस को पढ़ेंगे। अब देखो सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं, जिन जिनको मैं सर्कल में कर रही हूँ वो सारे कोशिका के अंदर पाए जाने वाले भाग है। जैसे देखो न्यूक्लियस तो है, ठीक है, न्यूक्लियस तो है, ठीक है, खुद में न्यूक्लियस के अंदर जो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है। न्यूक्लियस के अंदर क्या चीजें हैं, एक तो आपका न्यूक्लियोलस होता है, ये न्यूक्लियस है पूरा, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है और जेनेटिक मटेरियल है। उसके अलावा जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका क्या काम होता है? जेनेटिक मटेरियल जो है वो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। हमने क्या पढ़ा था कि डीएनए जो है किस किस चीज से मिलकर के बना है? पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, और फॉस्फेट ग्रुप है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पे पढ़ेंगे। अब डीएनए जो है हमारे हर एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंटरनल या एक्सटर्नल। आप कैसे दिखते हैं, आपकी बॉडी का कलर कैसा है, आपकी बॉडी की हाइट कैसे है, आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस कैसे चल रही है, आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन कैसे रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। तो सारी जो चीजें हैं ऑल ओवर, अगर हम देखें जितने भी एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स होते हैं वो हमारे डीएनए की वजह से होते हैं। कैसे? हमारा जो डीएनए है वो उसके छोटे छोटे जो सेगमेंट होते हैं, ऐसे ये छोटे छोटे जो सेगमेंट होते हैं ये वाले, ये क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन किसी भी कैरेक्टर के लिए प्रोटीन ही जिम्मेदार होती है। कोई भी गुण आप देखते हैं तो उसके लिए प्रोटीन ही जिम्मेदार होती है। सीक्वेंस
अगर आप देखेंगे सीक्वेंस ये होता है कि ये जो डीएनए का सेगमेंट है इससे पहले आरएनए बनेगा, देन इस आरएनए से प्रोटीन बनेगा और ये प्रोटीन ही क्या होगा यहाँ पर किसके लिए, हर गुण के लिए जिम्मेदार होगा। जैसे कि मैंने बोला आप कैसे दिखते हैं, आपका स्किन कलर क्या है, आई कलर क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपके बालों का कलर क्या है, आपकी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं, जो चीजें रिलीज हो रही हैं, वो कितनी रिलीज हो रही है, किस मात्रा में रिलीज हो रही है, कब रिलीज हो रही हैं, सारे कैरेक्टर जो है वो आपके डीएनए की वजह से होते हैं। यही जो कैरेक्टर हैं ये हमारे माता पिता से हम में आते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे माता और पिता दोनों के जो जेनेटिक मटेरियल है वो 50-50% में हमारे पास आता है। इसीलिए हम कम्प्लीटली ना तो अपने फादर जैसे हैं ना कम्प्लीटली अपने मदर जैसे, क्योंकि दोनों का 50-50% हम में आ रखा है। और हमें कुछ नए कैरेक्टर भी देखे जाते हैं क्योंकि डिफरेंट सोर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, तो नए जो कॉम्बिनेशन है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। कुछ सिमिलर कैरेक्टर दिखते हैं, बिहेवियर जो है वो भी आपको देखने को मिलता है कि उसमें भी सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलती है। कोई काइंड होता है, जैसे किसी के पेरेंट काइंड है तो वो कैरेक्टर उसमें आ सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, उसमें पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन हमने कहा कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं कि जो आपको क्लियरली विजिबल होते हैं, कि आप कहते हैं जैसे फेशियल फीचर्स जो होते हैं, जैसे हाइट जो होती है, ठीक है, जैसे कि बिहेवियर जो होता है, जैसे इमोशन से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, वो सारी चीजें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आती हैं। और आपने सुना भी होगा कि पूछ बोला जाता है कि ये अपने पापा जैसा है, ये अपनी मम्मी जैसा है, ये अपने दादा जैसा है, ये अपनी नानी जैसी है। तो ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पर आती हैं। तो न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल है उसका फंक्शन हमने देखा। न्यूक्लियोलस क्या करता है, न्यूक्लियोलस हमने बोला ये राइबोसोम बनाएगा, छोटा सा पोर्शन होता है न्यूक्लियस के अंदर जो राइबोसोम प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई मेम्ब्रेन इसमें नहीं है, अगर मेम्ब्रेन होती तो मैं कहती न्यूक्लियस के अंदर एक अलग से संरचना है, मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही, बस न्यूक्लियस का छोटा सा पार्ट है, पोर्शन है, उसको न्यूक्लियोलस हम यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। अब हमें पढ़ना क्या है, सेल ऑर्गेनेली का मतलब क्या होता है। चलो अब देखो, सेल ऑर्गेनेलीज का मतलब होता है सेल के पार्ट, सेल के ऑर्गन, यानी कि सेल के अंदर की जो चीजें होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अब पहले एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हमने बात की है गोल्जी अपैरेटस, ये जो फोल्डिंग्स आपको दिख रही हैं, कुछ ऐसे ऐसे फोल्डिंग है जो आपको लाइट ब्लू कलर में दिख रही हैं, ये गोल्जी अपैरेटस है। सेंट्रियोल है, ये वाला सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल का जो फंक्शन है वो हम सेल डिवीजन में भी पढ़ते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वाला, ये देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं। ये भी गोल्जी अपैरेटस है, ये गोल्जी अपैरेटस है, ठीक है। फिर न्यूक्लियस तो आपको पता है। फिर है लाइसोसोम, ये लाइसोसोम है यहाँ पर, ये लाइसोसोम है यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे आता है, ठीक है। इन्होंने रफ दिया है, स्मूथ नहीं दिया है। चलो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो फोल्डिंग है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। फिर आता है वेक्यूल, ये वाला, जैसे ये वेक्यूल है, ये वेक्यूल है, ये वेक्यूल है, तो आप देख रहे हैं कि वेक्यूल एक से ज्यादा है और छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे वेक्यूल हैं। देन आपके पास आते हैं राइबोसोम, ये छोटे छोटे, देखो छोटे छोटे डॉट्स जो है वो राइबोसोम आपको दिखाई गई हैं। ये सारे कोशिका के पार्ट्स हैं, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है, इन सभी की संरचना हमें पढ़नी है, ये काम क्या करते हैं, इनका फंक्शन हमें पढ़ना है, कैसे फंक्शन करते हैं वो हमें पढ़ना है। अब ये जानने के बाद कि कोशिका के अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, तो हमने ऐसा क्यों बोला कि सेल जो है वो शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, क्यों हम सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कह रहे हैं, जबकि सेल से छोटे पार्ट्स भी तो हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी तो है, लाइसोसोम भी तो है, तो हम इनके अंदर के जो पार्ट्स हैं उनको हमने इकाई क्यों नहीं माना, हमने सेल को ही इकाई क्यों माना। इकाई का मतलब तो सबसे छोटा पार्ट होता है, सबसे छोटा पार्ट, तो हमने फिर सेल के अंदर के जो पार्ट्स हैं वो सेल से छोटे ही होंगे जब सेल के अंदर है, तो उनको हमने क्यों नहीं बोला कि वो फंडामेंटल यूनिट है। ये मैंने पहले भी बताया था जब हम इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ रहे थे। देखो हमने बोला कि जब सेल जो है कंप्लीट सेल का मतलब सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और ये ऑर्गेनेलीज जब होती हैं, और जब सेल कंप्लीट होता है तब इसे लिविंग माना जाता है। तभी ये लिविंग माना नहीं जाता बल्कि लिविंग होती है ये, तब इसको क्या कहेंगे, लिविंग कहेंगे, तब इसको एक जीवित स्ट्रक्चर कहेंगे, एक जीवित कोशिका इसको कहेंगे।
अगर आपने क्या निकाल दिया, गोल्जी अपैरेटस को आपने बाहर निकाल दिया, आपने कहा ये शरीर की संरचनात्मक इकाई है, गोल्जी जो है उसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं होगा, गोल्जी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, अकेले वो सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि आपने कहा ऐसे तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोले, या फिर ऐसे तो हम वैक्यूल को निकाल करके बोले, या राइबोसोम को निकाल करके बोले, क्योंकि अगर हम इसको निकाल लेते हैं तो इंडिविजुअली इनको लिविंग नहीं माना जाएगा, ये सजीव नहीं कहलाएंगे। हमने कहा कि जीवन की वो सबसे छोटी इकाई जो सजीव है, जिसमें जीवन पाया जा रहा है, वो कोशिका है। अगर कोशिका से छोटे भी अगर आप पार्ट्स को देखते हैं, कोशिका के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, जो ऑर्गेनेलीज हैं, अगर उनको आप देखते हैं तो वो लिविंग नहीं होंगे। वो लिविंग कब होंगे? जब कंप्लीट सेल जो बन जाती है तो सेल वहां पे लिविंग कहलाती है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही कोशिका होती है और वो लिविंग कहलाती है। उस कोशिका में उसकी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। तो देखो, कोशिका इसीलिए सबसे छोटी इकाई है क्योंकि सबसे छोटी इकाई कोशिका ही है जो जीवित है। अगर इसके अंदर के पार्ट्स को हम निकाल करके देखें तो ये जीवित नहीं कहलाएंगे। ठीक है, अब एक बार नोट करो कि कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज जो है वो हमारे पास आई हैं जो हमें पढ़नी है। देखो एक बार, चलो अब हम यहाँ पर सेल ऑर्गेनेली को डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हमारे पास जो ऑर्गेनेली आती है उसके बारे में एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली जो ऑर्गेनेली है उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे सेल के बारे में। तो ये तो है सेल, ठीक है, इसके अंदर भरा है साइटोप्लाज्म। अब इसके अलावा हमने बात की है कि सेल के अंदर जो होता है वो है यहाँ पे क्या, ये न्यूक्लियस है हमारा। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई है। और इसके अंदर ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये बात तो हमें पता है। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उससे एक मेम्ब्रेन निकलती है और वो कुछ फोल्डेड हो करके ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है। इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम है इसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लिख लें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो पार्ट्स आते हैं। एक पार्ट तो ये है ऐसा, ये वाला पार्ट, और इसको हाईलाइट कर लेते हैं हम ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। एक तो ये वाला पोर्शन है जहां पर आपको छोटे छोटे दाने नुमा संरचनाएं दिख रही हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन है। इसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम। दूसरा पोर्शन जहां पर आपको ये दानेनुमा संरचना नहीं दिख रही है वो ये है, ठीक है, वो संरचना ये है और इसका नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों को कंबाइनली, किनको, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कंबाइनली सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम कट रहा है। अब ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों को मिला करके। अच्छा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या हम शॉर्ट में SER लिख सकते हैं? SER, S स्टैंड फॉर स्मूथ, E स्टैंड फॉर एंडोप्लाज्मिक एंड R स्टैंड फॉर रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम RER लिख सकते हैं, R फॉर रफ, E फॉर एंडोप्लाज्मिक एंड R फॉर रेटिकुलम। SER और RER, अब मैं SER और RER बोलूंगी तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ये जो RER पे छोटे छोटे दाने लगे हैं, इनका क्या नाम है? इनका नाम है राइबोसोम, ठीक है। बाकी तो आपको पता है ये सेल मेम्ब्रेन होगी, बाकी इसमें जो अंदर होगा पूरा साइटोप्लाज्म भरा हुआ होगा, ये तो पता है, ठीक है। ये लेबल करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो पोर्शन हमने कर लिया है। वैसे कुछ नहीं है, आपको बस अलग से यही तो दिखाने कि यहाँ साइटोप्लाज्म भरा होगा। ठीक है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इनके फंक्शंस करने हैं। स्ट्रक्चर तो हमें पता चल गया है, हमें इसके फंक्शन करने हैं, किसके, RER और SER के। उससे पहले एक बार बना लो, उसके बाद देखते हैं इनके क्या क्या फंक्शन है। चलिए, तो अब बात करेंगे यहाँ पे फंक्शन के बारे में। सबसे पहले ये देखो, RER पे सबसे पहले आते हैं। RER जो है उसमें राइबोसोम पाए जा रहे हैं, राइबोसोम लगे होते हैं। और राइबोसोम का जो फंक्शन होता है वो है यहाँ पे प्रोटीन फॉर्मेशन। तो प्रोटीन फॉर्मेशन यानी कि प्रोटीन का निर्माण कौन करेगा? राइबोसोम करता है। कहाँ करेगा? RER में करेगा, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे करेगा। ये प्रोटीन बना रहा है लेकिन इस एरिया में बना रहा है जिसको हम RER कह रहे हैं, या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये क्या करता है, यहाँ पे RER की बात चल रही है, तो हम अगर सीधे सीधे बोले कि RER में प्रोटीन फॉर्मेशन होता है तो कंफ्यूज मत करना। कहीं पे लिखा होगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, तो कंफ्यूज इसलिए नहीं होने क्योंकि RER में राइबोसोम मिलते हैं और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। दूसरा फंक्शन जो है ये क्या करेगा, प्रोटीन की फोल्डिंग करेगा। देखो, प्रोटीन जो है उसके बहुत सारे काम हैं। अब जानते हैं कि डिफरेंट फंक्शंस होते हैं प्रोटीन के। प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डिंग है, हमारे जहाँ पे भी सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ वहाँ पे हो रही होगी तो वहाँ पे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और बहुत अलग अलग फंक्शंस यहाँ पर प्रोटीन के होते हैं। प्रोटीन जो हमारी सेल मेम्ब्रेन में भी कुछ मात्रा में पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपने कहा कि जो प्रोटीन है उसकी जो नीड है वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में होती है, तो उसके लिए प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन भी होगा। ट्रांसपोर्टेशन से पहले जो प्रोटीन है उसकी पैकिंग भी होगी, यानी कि फोल्डिंग भी होगी, तो फोल्डिंग का काम भी RER करेगा। अब आ जाओ SER पे। सबसे पहला डिफरेंस RER और SER में ये है कि SER में राइबोसोम नहीं मिलते हैं, तो राइबोसोम एब्सेंट होंगे। दूसरा इनका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, लिपिड फॉर्मेशन।
लिपिड फॉर्मेशन यानी कि लिपिड का निर्माण करेंगे, और क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करेंगे, और जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं उनका निर्माण करेंगे, और सेल को डिटॉक्स करते हैं, जो भी यहाँ पे हार्मफुल चीजें होती हैं उसको डिटॉक्स यहाँ पर करते हैं। तो बहुत सारे फंक्शन है SCR के यहाँ पे और RER के। एक बार अपनी बुक में देखना, पैराग्राफ दिया होगा जिसमें SCR और RER के बारे में आपको बताया गया होगा। दूसरा काम जो आपको करना है, जो होमवर्क में होगा, सेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर एक बार बना लेना। इससे क्या होगा, इससे आपको आइडिया आ जाएगा और कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हमारे पास आने वाली हैं। देखो सेल का डायग्राम तो आपको वैसे भी बनाना ही है, तो एक बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, फिर दूसरी बार जब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे तो यहाँ पे भी आप सेल को बनाएंगे, जिससे कि आपका रिविजन हो जाएगा। ठीक है, अभी तक सेल ऑर्गेनेली में सिर्फ एक ही ऑर्गेनेली हुई है, इसके अलावा दूसरी ऑर्गेनेली भी हमारे पास आती है यहाँ पर कुछ ऐसी। ये वाली जो ऑर्गेनेली है, इसका नाम है गोल्जी बॉडी। बना लेते हैं फंक्शंस इसके हम। इसका नाम है गोल्जी, गोल्जी अपैरेटस का जो नाम पड़ा है, जिन साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया उनके नाम पे पड़ा है। गोल्जी जो है वो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके पीछे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा ही स्ट्रक्चर हमने पीछे भी देखा था कुछ, यहाँ पे ऐसा ही स्ट्रक्चर कुछ हमने ऐसा फोल्डेड स्ट्रक्चर देखा था जो गोल्जी अपैरेटस का यहाँ पर होता है। तो एक बार कंप्लीट डायग्राम बना करके लेके आना, सारे जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको आप लोग बना के लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।